हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फोकस्ड टुवर्ड योर गोल्स। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। इसमें हमने शुरू से क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा हमारे देश का नामकरण कैसे हुआ। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। उसमें हमने देखा विदेशियों के विवरण के बारे में, पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में यानी आर्कियोलॉजी के बारे में। फिर हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। और उसके बाद लास्ट 2 क्लासेस में हम देख रहे थे सिंधु सभ्यता के बारे में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने देखा। तो उसी में आगे बढ़ते हुए अब हम आज पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो सभ्यता विकसित हुई, नई सभ्यता विकसित हुई, उसी का नाम था वैदिक सभ्यता। अब इसका नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा? ये तो दिमाग में क्वेश्चन आता ही है कि वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा इसका नाम। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो हम जानते हैं कि वो सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी थी, उसी की घाटी में, उसी के वैली में डेवलप हुई थी वो सभ्यता। इसीलिए उस सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। लेकिन ये वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता ही क्यों पड़ा? वो इसलिए क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। अब जरा आप थोड़ा पीछे जाइए, जो हम पीछे क्लास में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि हमें अलग अलग स्रोतों से हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ से मिलती है। एक तो हमने देखा था कि विदेशियों के विवरण से जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने देखा था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजी से भी हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने ये भी तो देखा था ना, थोड़ा सा और अगर पीछे जाएंगे तो हमने जब धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने यही देखा था कि धर्म ग्रंथों और वेदों से भी हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता ही है जिसकी जानकारी, जिसके बारे में हम आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे, उन सब की जानकारी हमें वेदों से ही मिलती है। और क्योंकि ऋग्वेद जो था वो सबसे पुराना वेद था, इसलिए वेद का जो इम्पोर्टेंस है वो इस सभ्यता में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम ऋग्वेद से ही जानकारी ले पाते हैं इस सभ्यता के बारे में। दोस्तों, ये सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी। आर्य के बारे में बताते हैं मैक्स मुलर जो थे, उन्होंने बताया कि जब आर्य सबसे पहले यहाँ पर आए थे तो वो सेंट्रल एशिया में बसे हुए थे। सेंट्रल एशिया में वो रहा करते थे। उसके बाद वो जो आर्यों ने ही इस सभ्यता को विकसित की। आर्य जो थे उन्होंने ही इस सभ्यता को विकसित की और इस सभ्यता का नाम हो गया वैदिक सभ्यता। ये जो वैदिक सभ्यता विकसित की थी, उन्होंने ही आर्यों ने ही विकसित की थी। ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जैसे आप इसे कनेक्ट करते चलिए एक दूसरे से। अभी हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं तो आप इसे कनेक्ट कीजिए कि ये सिंधु सभ्यता से कितनी अलग थी और कितनी ज़्यादा समान थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो थी, वो नगरीय सभ्यता थी, यानी नगरों वाली सभ्यता थी। वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा थे, है ना। और इसमें ये जो आर्यों द्वारा विकसित, आर्यों ने इस सभ्यता को विकसित किया था, वैदिक सभ्यता को। तो ये जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, गांव वाली सभ्यता थी। यहाँ कुछ लोग जो थे वो गांव के तरीके से, ग्रामीण तरीके से रहा करते थे। और यहाँ की जो भाषा थी, आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। यहाँ की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, उसके बाद यानी कि यहाँ के लोग एक लिपि तो थी उनकी, संस्कृत में लिखा करते थे, जाना करते थे। और इसको अगर सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़ा जाए तो वहाँ क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि क्या होती है फ्रेंड्स? भाव चित्रात्मक लिपि होती है कि अगर आपको दुख ऐसा करके कुछ बताना है तो वो आप कैसे लिखेंगे? एक आंख का सिंबल होगा और उसमें आंसू गिरते हुए दिखाया जाएगा। अगर आपको कुछ सुनने का सिंबल बताना है, सुनना बताना है कि कोई कुछ बातें सुन रहा है, तो उसके लिए आपको क्या दिखाना होता था? दरवाज़ा है कोई, उस पर कोई कान लगाए हुए हैं, ऐसा दिखाना होता था आपको। भाव से पता चलना, भाव और चित्र में भाव दिखे कि आप क्या कहना चाहते हैं, उसी को कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि।
जब आपको किसी चित्र में भाव दिख जाए कि उस चित्र के माध्यम से आपको क्या बताया जा रहा है, तो उसे कहते हैं हम भाव चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो यही थी, भाव चित्रात्मक। लेकिन यहाँ जो आर्य आए, ये संस्कृत, इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, ठीक है। उसके बाद हम इसे डिवाइड करते हैं, ये जो वैदिक सभ्यता थी दोस्तों, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कौन सा था? पहला पार्ट था पूर्व वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता, और दूसरा पार्ट क्या था? उत्तर वैदिक सभ्यता। पहला क्या था? पूर्व वैदिक सभ्यता, और दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक सभ्यता। दोस्तों, ये जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी, इसे हम ऋग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक सभ्यता को ऋग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। अब आप इससे देख सकते हैं कि ऋग्वेद का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, है ना? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी ऋग्वेद की। ऋग्वेद से ही हमें पूर्व वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है, तो इसलिए ऋग्वेद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोनों जो थे, दोनों जो हमने 2 पार्ट में जो डिवाइड किया, पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में, दोनों का टाइम पीरियड भी अलग अलग था ऑब्वियसली। पहले जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी, उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि 1500 to 1000 बिफोर क्राइस्ट। और जो उत्तर वैदिक सभ्यता थी, उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1000 से 600 ईसा पूर्व, यानी कि 1000 to 600 बिफोर क्राइस्ट। तो ये 2 टाइम पीरियड थे, पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता की। ओके, तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं कि वैदिक सभ्यता में क्या हुआ करता था, क्या नहीं हुआ करता था, है ना? कैसी व्यवस्था थी वहाँ पर। तो दोस्तों, हम किसी भी सभ्यता के बारे में पढ़ें, जैसे कि हमने पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी पढ़ा, उसके बाद आगे चलकर हम मौर्य काल वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग राजाओं के जो जीवनी है, उन्होंने कैसे कैसे किया अपना, क्या क्या उनमें व्यवस्थाएं थी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम किसी की भी राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ें या किसी भी काल के बारे में, किसी सभ्यता के बारे में पढ़ें, तो उसमें 4 चीज़ है जो हम इम्पॉर्टेंट रूप से पढ़ते हैं। मुख्य रूप से 4 चीज़ों को ही पढ़ना होता है। पहला क्या होता है कि वहाँ का पॉलिटिकल स्टेटस क्या था, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी वहाँ की। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वहाँ का सोशल स्टेटस क्या था, यानी कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तीसरी बात हम क्या पढ़ते हैं कि वहाँ का इकोनॉमिकल स्टेटस क्या था, यानी कि आर्थिक व्यवस्था कैसी थी वहाँ की। और चौथा हम क्या पढ़ते हैं कि वहाँ का रीजनल जो स्टेटस था वो क्या था, यानी कि वहाँ की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, एक बार फिर से देखिए। पॉलिटिकल स्टेटस, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस एंड रिलीजनल स्टेटस। राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, इन चारों चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम वहाँ के प्रशासन के बारे में देखते हैं कि आखिर किस तरह से जो उनका जो समाज था, जो गांव था, वो कैसे कैसे बटा हुआ था। जैसे अभी भी होता है ना कि वार्ड होते हैं, फिर उसके बाद एक ग्राम पंचायत वगैरह होती है, जैसे जैसे स्टेट होता है, अभी कंट्री है, तो इस तरह से अभी जैसे होता है, पहले कैसे कैसे हुआ करता था, वो हम अभी देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो जो सबसे छोटी जो इकाई थी, सबसे छोटा यूनिट जो था प्रशासन का, वो था कुल। कुल मतलब क्या होता है? परिवार। अभी भी एक छोटा इकाई जो हो सकता है समाज का, वो कुल ही होता है, परिवार ही होता है ना? तो सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा यूनिट जो था समाज का, प्रशासन का, वो था कुल। कुल मतलब होता है परिवार, यानी कि एक छत के नीचे रहने वाले लोग, वो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। उसके बाद वो फर्दर जब सेवरल जो परिवार से कुछ कुल जब मिल जाते थे, बहुत सारे जब कुल मिलते थे, तो क्या बनता था? एक ग्राम यानी कि गांव बन जाता था। बहुत सारे घरों के मिलने से गांव बनता है ना, बहुत सारे घर होते हैं, फिर धीरे धीरे वो विकसित होकर एक गांव में, ग्राम जो बोलते थे तब, ग्राम में डेवलप हो जाता है। वो कुछ गांव, बहुत सारे गांव जब मिल जाते थे, तो वो एक विश्व
विश कहा जाता था उस टाइम। कुछ गाँवों का जो एक मेल होता है, कुछ गांव जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हम विश कहा जाता है। एक साथ अगर कुछ गांवों के बारे में बताएं तो उसको विश कहते थे। उसके बाद होता था कुछ विश जब मिल जाते थे तो उसको जन कहा जाता था, और कुछ जन मिल जाते थे तो उसे राष्ट्र कहा जाता था। छोटे छोटे इकाइयों में उसे तोड़कर रखा गया था। एक कंट्री को छोटे छोटे इकाइयों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, व्यवस्था के लिए, उस पर कंट्रोल रखने के लिए। ठीक है, जैसे कि देखिए, कुल जो था, सबसे छोटी इकाई प्रशासन की कौन सी थी? कुल थी, यानी कि परिवार। उसका जो मुखिया होता था, अभी भी हमारे परिवार का एक मुखिया होता ही है। फादर होते हैं, ग्रैंड फादर है, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो होते हैं मुखिया। तो वैसे ही उस समय क्या बोलते थे? उसको कुलब बोलते थे। परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलब कहा जाता था। उसके बाद जब परिवार के बाद जब वो एक गांव में बस जाता था, एक गांव होता था कुछ परिवारों के मिलने से, तो उसे हम क्या बोलते थे? जो गांव के जो प्रधान होते थे उसे क्या बोलते थे? ग्रामीणी कहते थे। गांव के जो प्रधान होते थे उसे ग्रामीणी कहते थे। उसके बाद होता था विश। कुछ गांवों के मेल से जब एक विश का निर्माण होता था तो विश का जो प्रधान होता था उसे विशपति कहा जाता था। कुछ विशों के मेल से जब जन बनता था तो जन का जो प्रशासन करता था, जन का जो करता धरता था, उसे राजन कहा करते थे, यानी राजा। राजा जो जब हुआ करता था तो राजा को राजन कहा करते थे वैदिक सभ्यता में। उसके बाद जब राजाओं, अलग अलग, आपने सुना ही होगा कि अलग अलग जगह के अलग अलग राजा हुआ करते थे, और एक हुआ करता था जो दिल्ली पर राज किया करते थे, उनको क्या बोलते थे? सम्राट। बीच में जब सारे राजाओं का जो मेन होता था, सबसे ऊपर जो हुआ करता था, यानी कि विश, जन, यानी कि जन से जो बहुत सारे जन को मिलने के बाद जब एक राष्ट्र बनता था, एक देश बनता था, तो उसका जो लीडर होता था, उसका जो प्रधान होता था, उसे क्या बोलते थे? सम्राट बोलते थे। अशोक सम्राट का नाम सुना ही होता था, हुआ आपने। तो यही होता था। तो देखिए, राजा के नीचे ही कितनी सारी चीज़ें थी। पहले तो एक कुल हो गया, फिर हो गया एक गांव हो गया, फिर एक विश हो गया, उसके बाद आया राजा, राजन, और उसके बाद अलग अलग राजाओं, अलग अलग जन का जब मेल होता था तो एक बनता था एक राष्ट्र, यानी कि एक कंट्री, और उसका जो हेड होता था वो होता था सम्राट। उसे हम क्या बोलते थे? सम्राट। वैदिक सभ्यता में उसे सम्राट कहा जाता था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो राजा का चुनाव होता था, जो राजा हुआ करते थे, उसका चुनाव सबसे पहले तो जनता किया करती थी, जनता द्वारा हुआ करता था चुनाव। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो ये जो चुनाव था वो वंशानुगत होता चला गया। अब वंशानुगत कैसे होता चला गया होगा? जैसे कि अब कोई राजा है, उसका हो सकता है उसके आगे का जो उसके उसके जो वंशज हैं वो भी बहुत अच्छा काम करने लगे होंगे अपने अपने पिता के शासनकाल में रहने से। अंदर जो थी उनके अंदर जो थी एक पहले से, अगर वो राजा के साथ रह रहे हैं, राजा के बेटे हुआ करते थे या कुछ भी, तो उनके साथ क्या होता था कि वो शुरू से ही उस माहौल में आगे बढ़ते थे। उन्हें पता होता था कि किस पर कैसे शासन करना है, क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, वो पहले से जानते थे। तो एक तो वो कारण भी हुआ होगा कि जिससे क्या होता था कि फिर वो वंशानुगत धीरे धीरे होता चला गया, कि राजा के बाद उसके बेटे ही आगे बढ़े। लेकिन फिर भी राजा जो था, भले ही वो वंशानुगत ही बना हो, लेकिन वो निरंकुश नहीं हुआ करता था। यानी कि वो ऐसा नहीं था कि वो अपनी मनमानी कर रहा है, उसे जनता हटा भी सकती थी, हटाया भी जा सकता था वो। भले ही उनका जो नॉलेज था उसे देखकर, उनकी जो ज्ञान क्षमता थी, जो सोचने की क्षमता थी, उसे देखकर भले ही राजा के जो वंश में आगे बढ़ रहे हैं उन्हें राजा बना दिया जाता था, लेकिन फिर भी राजा निरंकुश नहीं होता था। यानी उन पर एक अंकुश लगा हुआ रहता था कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा। ऐसा एक चीज़ था कि जनता उन्हें हटा सकती थी। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता था कि राजा जो थे, जो भी राजा हुआ करते थे, वो प्रजा की रक्षा की जिम्मेदारी लिया करते थे कि वो प्रजा की रक्षा करेंगे, और उसके बदले वो कुछ ऐसे प्रजा से मांगते नहीं थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे तो हमें ये टैक्स चाहिए, वो टैक्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं।
जो वैदिक सभ्यता के राजा थे वो ऐसे मांगा नहीं करते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे तो हमें आपके से इतना कुछ चाहिए, आप इतना टैक्स दीजिए, या तो आप अपने उपज का इतना भाग हमें दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। वो कुछ मांगते नहीं थे, बल्कि जो लोग थे उन्हें एक स्वैच्छिक कर दिया करते थे। स्वैच्छिक मतलब क्या होता है दोस्तों? अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से वो राजा को कर दिया करते थे, जिसे क्या बोलते थे? स्वैच्छिक कर कहते थे। तो स्वैच्छिक कर दिया करते थे और राजा जो थे उसे ही आराम से रखते थे और उसी में अपना खाते पीते थे, जो भी शासन करना होता था करते थे। वो कुछ टैक्स को इम्पोज नहीं करते थे, जो अपने जो राजा के अंदर जो प्रजा थी उस पर इम्पोज नहीं करते थे कि आपको इतना टैक्स देना ही देना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। ओके। उसके बाद राजनीतिक संस्थाएं थी। सबसे पहले ऋग्वेद जब काल था, ऋग्वैदिक सभ्यता थी, पूर्व वैदिक सभ्यता थी, उसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था थी। दो थी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था। क्या नाम था उनका? सभा और समिति। उनका क्या नाम हुआ करता था? सभा और समिति था। तो दोस्तों, सभा और समिति में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ हैं। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। पहले आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको याद आएगा कि आपने क्या पढ़ा था कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कही जाती थी। सभा और समिति को क्या कहा जाता था? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था। तो यहाँ भी सभा और समिति कुछ अलग नहीं है, वही है, उसी के बारे में बात की जा रही है। उसी सभा और समिति की बात की जा रही है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। चलिए फिर से एक बार देखते हैं कि सभा और समिति में क्या होता था। दोस्तों, सभा जो होता था वो क्या होता था? उच्च सदन सभा क्या था? उच्च सदन था। और जो समिति थी, समिति निम्न सदन कहा जाता था समिति को। सभा को उच्च सदन यानी ऊंचे लोगों का सदन, नॉलेजेबल पर्सन्स थे उसमें ज़्यादा अनुभवी लोग थे, उसका सदन कहा जाता था। और जो समिति थी दूसरी तरफ, वो क्या थी? आम जनता की सभा थी, उसको समिति कहा जाता था। सभा में क्या क्या था? जैसे मैंने अभी बताया, सभा में ज़्यादा अनुभवी लोग थे, सभा में ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन्स थे, ठीक है। वही समिति में क्या होता था? आम पर्सन लोग थे, आम आदमी, आम नागरिक लोग थे। सभा में जो भी लोग होते थे, एक सभा में जो भी मेंबर हुआ करते थे, जो भी सदस्य हुआ करते थे, उसे सभासद कहा जाता था। सभा में जो भी मेंबर हुआ करते थे उसे सभासद कहा जाता था। और वही समिति में जो मेंबर हुआ करते थे उन्हें आम जनता या सामान्य जनता ऐसे कहा जाता था। सामान्य लोगों की वो सब का ग्रुप हुआ करता था, तो उसे सामान्य लोग ही थे, उसमें आम नागरिक लोग थे। उसके बाद सभा के लीडर को सभापति कहा जाता था और जो समिति का जो लीडर हुआ करता था उसे ईशान कहा जाता था। सभा के लीडर को क्या कहा जाता था? सभापति। और समिति के लीडर को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। तो ये तो ही प्रशासन व्यवस्था की बात कि वहाँ का प्रशासन व्यवस्था वैदिक सभ्यता का कैसा हुआ करता था। अब देखते हैं हम लोग धर्म की बात कि धार्मिक व्यवस्था वहाँ पर कैसी थी। वहाँ पे कौन से देवी देवता की पूजा की जाती थी, पूजा पाठ होता था कि नहीं होता था, है ना, ये देखते हैं हम लोग। अब जैसे आप कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को कि हमने क्या क्या पढ़ा था सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में हमने पूजा पाठ के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग भी पूजा पाठ किया करते थे। वहाँ तो स्त्रियों की मूर्तियाँ भी मिली थी, मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हुई थी वहाँ पे। सिंधु सभ्यता में क्या था? स्वास्तिक की पूजा की जाती थी, स्वास्तिक मिला था वहाँ पे। जबकि ये भी कहा जाता है कि स्वास्तिक जो चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हड़प्पा सभ्यता के बाद ही हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला था, और जिससे हम लोग क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ के लोग सूर्य की उपासना किया करते थे, है ना, शिव की पूजा तो वो करते ही थे। लेकिन अब वैदिक सभ्यता में आते हैं हम थोड़ा सा। वैदिक सभ्यता में एक डिफरेंस है। वैदिक सभ्यता के लोग पूजा पाठ नहीं किया करते थे।
वैदिक सभ्यता में ऐसा पूजा पाठ नहीं था। हाँ, लोग नेचुरल पावर को एक सुपीरियर पावर वो समझते ज़रूर थे कि हाँ एक पावर होती ज़रूर है, सुपीरियर पावर होती है वो, जो सबको अपने कंट्रोल में रखती है। वो नेचुरल चीज़ों की पूजा किया करते थे। जैसे वो आग की पूजा किया करते थे, अग्नि। उनको क्या लगता था कि जो अग्नि है वो देवताओं और इंसानों के बीच का एक कनेक्शन है, बीच का कनेक्शन है, वो देवताओं को इंसानों से जोड़ता है। अग्नि के बारे में उन्हें लगता था कि वो एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। कौन? अग्नि। अग्नि मध्यस्थ की भूमिका, यानी देवताओं के और इंसानों के बीच की कड़ी है अग्नि। तो वो अग्नि की पूजा किया करते थे। नेचुरल है, नेचुरल चीज़ है अग्नि, तो वो अग्नि की पूजा किया करते थे। यहाँ पे मूर्ति की पूजा तो हुई होती ही नहीं थी। जैसे सिंधु सभ्यता में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली थी, जबकि यहाँ पे मूर्तियों की पूजा होती ही नहीं थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यज्ञ भी नहीं हुआ करता था, कोई अनुष्ठान नहीं हुआ करता था, पूजा पाठ तो होता ही नहीं था। तो यहाँ पर व्रत त्योहार ये सब नहीं हुआ करता था, व्रत वगैरह नहीं किया करते थे वैदिक सभ्यता के लोग। वो नेचुरल एक सुपीरियर पावर में बिलीव किया करते थे। उसके बाद आगे बढ़े तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि ईंटों का प्रयोग, कौशाम्बी एक नगर था। यहाँ एक क्वेश्चन आता है हर बार, बहुत बार एग्जाम में आया भी है कि कौन से नगर में ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग देखा गया है, पके हुए ईंटों का प्रयोग देखा गया है। तो कौशाम्बी, इसका आंसर क्या है दोस्तों? कौशाम्बी। कौशाम्बी में ईंटों का, पके हुए ईंटों का प्रयोग पहली बार देखा गया था। उसके बाद हम आते हैं नदियों के बारे में कि नदियों में कौन कौन सी नदी उस काल में वैदिक सभ्यता में इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों नदियों में सरस्वती जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट नदी थी किसकी? वैदिक सभ्यता की। ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा भी था, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि जो ऋग्वेद के लोग, उनका निवास स्थान कहाँ था? उनका निवास स्थान, ऋग्वेद के लोगों का निवास स्थान था सिंधु और सरस्वती नदी के बीच का जो मैदान था ना, सिंधु और सरस्वती नदी के बीच का जो मैदान था, उसी में ऋग्वेद के लोगों का निवास था। ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी, यानी पूर्व वैदिक सभ्यता जो थी, उनका निवास कहाँ था? सिंधु और सरस्वती नदी के बीच। कि बाद में तो वो संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गए थे, लेकिन पहले जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी, जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी, उसमें उनका जो निवास स्थान था वो कहाँ था? सिंधु नदी और सतलज नदी के, सरस्वती नदी के बीच के मैदानी क्षेत्र में था। गंगा और सहायक नदी, गंगा नदी जो है और उसकी जो सहायक नदियाँ भी हैं, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, उसके मैदानों में बाद में उत्तर वैदिक सभ्यता में उनका निवास स्थान बन गया आर्यों का। लेकिन पहले वो कहाँ रहते थे? सिंधु और सरस्वती नदी के बीच के मैदान में, मैदानी भागों में ही रहा करते थे। तो सरस्वती नदी जाहिर सी बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी रही है वैदिक सभ्यता की। ओके। तो ऋग्वेद जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद से बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ऋग्वेद में गंगा का जो जिक्र हुआ है, गंगा नदी का जो जिक्र हुआ है, वो सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा नदी का जिक्र सिर्फ एक बार हुआ है। यमुना नदी का जिक्र जो है वो 3 बार हुआ है। यमुना नदी का जिक्र 3 बार हुआ है। गंगा नदी का जिक्र एक बार हुआ है। और सबसे ज़्यादा बार किसका हुआ है? सिंधु नदी का जिक्र हुआ है। जाहिर सी बात है, सिंधु नदी जो सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद ही तो वैदिक सभ्यता डेवलप हुई है ना। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसके बाद ही ये वैदिक सभ्यता डेवलप हुई है। और ऋग्वेद में क्योंकि बहुत पुराना, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, तो उसमें सिंधु नदी का नाम आना जाहिर सी बात है। तो ऋग्वेद में गंगा का जिक्र एक बार हुआ है, यमुना का जिक्र 3 बार हुआ है, और सिंधु नदी का जो जिक्र हुआ है वो सबसे ज़्यादा बार हुआ है। सबसे ज़्यादा बार सिंधु घाटी का जिक्र हुआ है, सिंधु नदी का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों ये तो थी आज के, हमने पढ़ा किस किस के बारे में हमने पढ़ा है। ये पूर्व वैदिक सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें प्रशासन कैसी थी, यहाँ का प्रशासन व्यवस्था कैसा था। उसके बाद हमने यहाँ के धर्म के बारे में पढ़ा कि यहाँ के लोग पूजा पाठ करते थे नहीं करते थे, आपने देखा ही, वो पढ़ा हमने। और हमने पढ़ा आज में इसके नदियों के बारे में कि कौन कौन सी नदी कितनी इम्पोर्टेंट थी।
तो अब नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हुए और देखेंगे कि उत्तर वैदिक सभ्यता में क्या क्या इंपॉर्टेंट थी और वैदिक सभ्यता में ओवरऑल और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल के क्लास में, यानी कि वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 में। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले कि आपने अगर सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आप कनेक्ट कर पाएंगे फिर आगे जो भी, जैसे अभी मैं जब डिस्कस कर रही थी तो मैंने बहुत बारी डिस्कस किया कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था और क्या चेंज हो गया वैदिक सभ्यता में आते आते। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता क्या हुई, ग्रामीण सभ्यता हो गई। तो ऐसे आप कनेक्ट करते चलेंगे तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता नहीं देखा है वीडियो, तो उसको आप बिल्कुल देख लीजिए और आज जो भी पढ़ा है आपने उसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा एक बारी। ओके, और हाँ, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।